Hello everyone. So this is part 3 of chapter 2 time value of money in finance CFA level 1 quants. So part 1 and 2 में हमने कवर किया था learning outcome 1 which was calculate and interpret the present value of fixed income and equity instruments based on expected future cash flows. अभी ये वाले वीडियो में हम देखेंगे हम कवर करेंगे learning outcome 2 which is calculate and interpret implied return of fixed income and रिक्वायर्ड रिटर्न एंड इम्प्लाइड ग्रोथ ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. सो फर्स्ट में हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था फर्स्ट में, ठीक है. अभी सेकंड में क्या बोल रहा है कि इम्प्लाइड रिटर्न कैलकुलेट करो आप, एंड फॉर फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी के लिए रिक्वायर्ड रिटर्न एंड इम्प्लाइड ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है. अभी देखो सेकंड में क्या है, इसमें गिवन है पीवी आपको दिया हुआ है, गिवन द प्रेजेंट वैल्यू एंड कैश फ्लोज. तो आपको कैश फ्लोज दे रखे हैं और प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है. अभी आपको इम्प्लाइड रिटर्न कैलकुलेट करना है. फर्स्ट वाले में क्या था कि आपको पीवी कैलकुलेट करना था, आपको रिटर्न दे रखा था और कैश फ्लोज दे रखे थे और आपको पीवी फाइंड करना था. इसमें क्या है, पीवी दे रखा है, कैश फ्लोज दे रखे हैं और आपको रिटर्न फाइंड करना है, ठीक है. सो फर्स्ट हम देख लेते हैं इम्प्लाइड रिटर्न ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स. सो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का पीवी कैसे निकलता है, ठीक है. तो हमने उस टाइम पे देखा था कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं. तो इसमें हमको 4 टाइप्स के दे रखे हैं फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स. एक तो है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, एक फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स, एक परपेचुअल और एक अमोर्टाइजिंग बॉन्ड, ठीक है. सो ज़ीरो कूपन, जस्ट अ क्विक रिकैप. ज़ीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, एक मेचोरिटी वैल्यू होती है बॉन्ड की जिसको फेस वैल्यू भी बोल सकते हो, और वो सपोज 5 ईयर्स का मेचोरिटी है तो 5 ईयर्स बाद आपको फेस वैल्यू मिल जाएगा और आज के दिन पे वो डिस्काउंट पे बॉन्ड चल रहा होगा. सपोज 100 का फेस वैल्यू तो आज में भी 80 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा होगा, या तो जो भी है, या तो अगर उसकी YTM नेगेटिव है तो वो हो सकता है 100 रुपये से ज़्यादा भी ट्रेड हो रहा हो, ठीक है. तो वो होता है ज़ीरो कूपन बॉन्ड और उसमें इंटरमीडिएंट कोई पेमेंट्स नहीं होते, आपको कोई कूपन नहीं मिलता, इसलिए वो ज़ीरो कूपन है, ठीक है. तो उसका हम कैसे निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू, ज़ीरो कूपन बॉन्ड का कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे. सो हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करते थे. फ्यूचर वैल्यू में हम क्या डालते थे, उसका फेस वैल्यू. तो सपोज 100 हमने फेस वैल्यू डाल दिया. PMT में हम 0 लेते थे. प्रेजेंट वैल्यू हमको ढूंढनी थी. I/Y जो आपका YTM है वो दे रखा होता था क्वेश्चन में, और N भी दे रखा होता था. तो आप सिंपली ये 4 चीज़ें पुट करते थे और कंप्यूट कर देते थे PV. तो आपका ज़ीरो कूपन बॉन्ड का PV निकल जाता था, ठीक है. फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स में क्या होता है, एक परसेंटेज कूपन फिक्स्ड है. मेचोरिटी पे आपको उसका फेस मेचोरिटी वैल्यू तो मिलेगी, बीच बीच में जितने भी साल है पीरियोडिक कूपन्स भी आपको मिलेंगे उस रेट पे. उसका पीवी कैसे निकालते थे कि जो भी कैश फ्लोज है, सब जो भी कूपन के अपने को कैश फ्लोज मिल रहे हैं एवरी ईयर, वो आप PMT में डालते थे, और जो मेचोरिटी वैल्यू थी वो फिर फ्यूचर वैल्यू में डालते थे. YTM आपको दे रखा होता था और N भी दे रखा होता था, तो हम कंप्यूट करते थे PV, ठीक है. परपेचुअल बॉन्ड्स में क्या होता था कि वो इनफाइनाइट मेचोरिटी है, उसकी है ही नहीं उसकी मेचोरिटी, इन्फिनिटी तक वो बॉन्ड्स चलते रहेंगे. एक फिक्स्ड कूपन होगा, इन्फिनिटी तक आपको उतना ही कूपन मिलता रहेगा. उसमें आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे कि जितना आपको कूपन मिल रहा है PMT डिवाइडेड बाय आपका YTM, ठीक है. उससे आपका परपेचुअल बॉन्ड्स का प्रेजेंट वैल्यू निकलता था. अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स का कैसे निकालते थे प्रेजेंट. अमोर्टाइजिंग यानी एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगा हर साल बस, और वो एक मेचोरिटी के टाइम पे जाके वो अमाउंट मिलनी बंद हो जाएगी बस. उसमें ऐसा नहीं है कि कोई मेचोरिटी वैल्यू आपको एक्स्ट्रा एट द मेचोरिटी डेट मिलेगी एट द एंड, ऐसा कुछ नहीं है. एक फिक्स्ड अमाउंट है, उसी में आपका इंटरेस्ट भी है जुड़ा हुआ है और प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो भी जुड़ी हुई है, और वो आपको सेम वही अमाउंट एवरी ईयर मिलती है, ठीक है. तो उसको अमोर्टाइजिंग बॉन्ड्स बोलते हैं. उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे, जो भी आपको पेमेंट मिल रहा है एवरी ईयर वो आप PMT में डालते थे. फ्यूचर वैल्यू कुछ थी नहीं उसकी, तो उसमें हम 0 डालते थे. YTM हमको दे रखा होता तो वो इसमें इनपुट होता है, और नंबर ऑफ़ ईयर्स भी दे रखे हैं तो वो N में इनपुट होता है, और फिर हम PV कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. सो ये था क्विक रिकैप कि आप फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे. अभी सेम इंस्ट्रूमेंट्स में हमको PV दे रखा है. इस केस में जैसे हमने उस आउटकम में पढ़ा कि आपको PV गिवन है और आपको कैश फ्लोज गिवन है. अब आपको ये वाला रिटर्न निकालना है. पहले आप कंप्यूट करके PV निकालते थे, अब इसमें कंप्यूट करके ये निकालना है. तो 1 2 3 4 ये 4 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, अब आपको ये फाइंड करना है, ठीक है. सो यही है ये LOS में. सो फर्स्ट देख लेते हैं कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स का आप कैसे फाइंड आउट करोगे. तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, पहले आप PV X वैल्यू होती थी, हमको पता नहीं होता था. अभी उन्होंने PV दे रखी होगी कि बॉन्ड की मेचोरिटी फेस वैल्यू 100 है, उसका अभी ट्रेड कर रहा है वो 93 पे, और उसके नंबर ऑफ़ ईयर्स XYZ सपोज 5 ईयर्स है, और PMT तो आप ज़ीरो कूपन बॉन्ड में 0 डालते हो,
तो कंप्यूट कितना उसका रिटर्न है, इम्प्लाइड रिटर्न कितना है, तो वो आप कंप्यूट करके I/Y निकाल लोगे। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल 8 देख लेते हैं। ये जर्मन गवर्नमेंट बॉन्ड है, 10 ईयर का बॉन्ड है और इसका प्रिंसिपल है 100। ठीक है, 6 ईयर्स लेटर की बात कर रहे हैं ये लोग। जब से स्टार्ट हुआ 10 ईयर्स, उसमें से 6 ईयर निकल गए। 6 ईयर्स लेटर उस बॉन्ड का प्राइस कितना है, 95.72 है। ठीक है, 95.72 पे ये लिस्ट कर रहा है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट वाज द इनिशियल इन्वेस्टर्स इम्प्लाइड रिटर्न ऑन दिस बॉन्ड ओवर द 6 ईयर होल्डिंग पीरियड। अभी इन्होंने क्या बोला है कि इनिशियली जो ये बॉन्ड का प्राइस था, मतलब 10 ईयर के बिगिनिंग में, वो था 100.5, मतलब ये प्रिंसिपल से भी ज़्यादा था। ठीक है, 100 का आपका प्रिंसिपल है, 100 का आपका फेस वैल्यू है, और जब इनिशियली ये बॉन्ड लिस्ट हुआ था तब फेस वैल्यू 100 का था, बट ये लिस्ट कितने पे हुआ था, 100.50 पे इसका भाव चल रहा था। मतलब आप देखो ये इससे बड़ा है, जितना उसका प्रेजेंट वैल्यू चल रहा है वो उसके प्रिंसिपल से बड़ा है। मतलब आपका YTM कितना नेगेटिव है, आपका रिटर्न नेगेटिव जा रहा है, इसलिए इन्होंने लिखा है कि एनुअल YTM उस टाइम पे नेगेटिव था। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट कर, अब सिचुएशन क्या दिया है कि 6 साल हो गए उस बात को, मैंने ये प्राइस पे 100.5 की प्राइस पे उस टाइम पे ख़रीद लिया था बॉन्ड एक इनिशियल इन्वेस्टर ने। अब उसका प्राइस जो है बॉन्ड का वो 95.72 हो गया है आफ्टर 6 ईयर्स। तो अब बताओ कि ये 6 ईयर के पीरियड में इसका रिटर्न कितना हुआ। ठीक है, तो अब इन्होंने मैन्युअली किया है, आप इसको कैलसी पे कर सकते हो। जैसे हम देखेंगे, अब इसमें जैसे 6 ईयर का पीरियड बोला है, तो हमारा सिर्फ अगर 6 ईयर का पीरियड आप व्यू में रखोगे तो उसके हिसाब से आपका फ्यूचर वैल्यू कितना हुआ, 95.72 हुआ। ठीक है, अज्यूमिंग के सिर्फ 6 पीरियड का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो वही क्वेश्चन में पूछा है। तो जो एंड में 6 पीरियड के एंड में कितना प्राइस है, 95.72, तो हम फ्यूचर वैल्यू में वही प्राइस डालते हैं, तो 95.72 ये आप डाल दोगे फ्यूचर वैल्यू में। ठीक है, उसने ओरिजिनली परचेज़ कितने में किया था, 100.5 में परचेज़ किया था, तो 100.5 नेगेटिव में, क्योंकि परचेज है तो आउटफ्लो है, वो आप डाल दोगे प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक है, और आपका पेमेंट 0 है तो PMT 0 आ जाएगा, और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने, 6 है, तो 6 डाल दोगे आप N में, और हम कंप्यूट करेंगे इसका YTM, तो कितना है, -0.808, यानी -0.81। तो इनका भी वही आंसर है, -0.81%। इन्होंने मैन्युअली किया है, वो भी आप कर सकते हो, बट कैलकुलेटर है तो हम अपने को मैन्युअली नहीं करना है। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। सो आप देख सकते हो कि यील्ड नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि उसने ख़रीदा महंगे में था और उसका जो अभी का प्राइस है वो कम हो गया है, अभी वो डिस्काउंट पे चल रहा है बॉन्ड। ठीक है, इसलिए उसका यील्ड नेगेटिव आया। अब इसी में दूसरा केस, अभी इन्होंने क्या पूछा है, What is the expected return of an investor who purchases the discount bond at this price 95.72 and holds it for remaining 4 years? So suppose ये टाइमलाइन समझो आप, आज 0 डे है और 10 ईयर्स का पूरा टोटल है। 6 ईयर्स बाद उसकी प्राइस हो गई 95.72। तो जिस बंदे ने आज ख़रीदा था 0 टाइम पे -100.50 में ख़रीदा था, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये बंदे ने इतना कवर, अभी इतना टाइम लैप्स हो गया है, 6 ईयर्स लैप्स हो गए हैं, अब वो इधर खड़ा है बंदा। ठीक है, तो अब लुकिंग बैक उसका इतने पीरियड में कितना रिटर्न हुआ, तो वो हमने निकाला पीछे कि -0.81%। अब ये लोग इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं इसमें कि अब जो है एक नया इन्वेस्टर है, सपोज़ वो इधर, उसने एंट्री ही इधर ली है, तो उसने बॉन्ड परचेज ही इतने में किया 95.72 में। अब उसके और वो मैच्योरिटी तक होल्ड करेगा, यानी कितना टाइम बचा, 4 ईयर्स बचा, तो अब इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा ओवर दिस पीरियड। ठीक है, तो वो सिंपल है, हम क्या करेंगे, मैच्योरिटी पर उसको कितना वैल्यू मिलने वाला है, 100 मिलेगा, क्योंकि फेस वैल्यू उतना ही है, तो आपका फ्यूचर वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो आप FE में डाल दोगे। PMT तो स्टिल 0 ही है, क्योंकि 0 कूपन बॉन्ड है, तो वो 0 आ गया। PV आप अभी कितना लोगे, उसमें कितना लिया था, 100.50, क्योंकि उसने इधर इन्वेस्ट किया था। अभी आपके में ये वाले केस में क्या है, हम इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं ये प्राइस पे, तो PV आएगा 95.72 नेगेटिव में, क्योंकि आउटफ्लो है, तो हम इसको PV में डाल देंगे। PMT 0 है, ईयर्स कितने हैं, 4 ईयर्स है, तो 4 आपका N में चला जाएगा, और हम कंप्यूट करेंगे I/Y, तो कितना आया, 1.099, मतलब 1.1%। ठीक है, तो उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, 1.1%, जो इनका आंसर है सेम। सो इस तरीके से आप 0 कूपन बॉन्ड्स का इम्प्लाइड रिटर्न निकालोगे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड रिटर्न बोलते हैं। ठीक है,
सो ये और कुछ नहीं था, पहले फर्स्ट LOS में क्या दे रखा था आपको, ये 4 चीज़ें दे रखी थी, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना था। इसमें क्या है कि ये 4 चीज़ें दे रखी है और YTM निकालना है सेम। अभी हम देख लेते हैं कि फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स का आप कैसे निकालोगे इम्प्लाइड रिटर्न। तो फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स में भी सेम है, इसमें मॉड्यूल में कोई एग्जांपल नहीं है उसका, बट हम सेम समझ लेते हैं कि उसका कैसे होगा। सो उसमें क्या होगा कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड, जैसे हमने IY बाय इम्प्लाइड रिटर्न निकाला ज़ीरो कूपन बॉन्ड का, वैसे ही फिक्स्ड कूपन बॉन्ड का भी निकलेगा। ये 4 चीज़ें इनपुट करके ये आपको कंप्यूट करना है, बट उसमें सिर्फ एक ही चेंज होगा कि आपका जो PMT हम ज़ीरो ले रहे थे अभी डिस्काउंट बॉन्ड्स में, इसमें क्या होगा, PMT में एक वैल्यू आएगी, इसमें ज़ीरो नहीं आएगा। सो आपका कोई क्वेश्चन है, सपोज एग्जाम्पल बना देते हैं कि 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, मेच्योरिटी वैल्यू 5 ईयर्स का बॉन्ड है, 5 साल बाद आपको 100 मिलेंगे, तो वो फ्यूचर वैल्यू में आ गया आपके। उसका जो कूपन रेट है वो है 4%, ठीक है, ऑन फेस वैल्यू। तो 4 का आपका PMT आ जाएगा, एनुअल कूपन रेट है। उसके बाद इसका जो PV है, अज्यूमिंग कि वो बॉन्ड ट्रेड कर रहा है अभी 90 रुपीज़ पे, मैंने ख़रीदा 90 पे, ठीक है, तो अभी का वैल्यू उसका 90 है, तो वो मैं PV में डाल दूंगी, और 5 ईयर्स का, तो N में 5 चला जाएगा, ठीक है, और कंप्यूट कर देंगे I/Y। तो इसका रिटर्न कितना है, 6.399। तो आप ये कैसे वैलिडेट करोगे कि ये रिटर्न सही है कि नहीं, आप देखोगे कि कूपन रेट 4% था, ठीक है, और वो बॉन्ड जो था वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, मैंने 90 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, तो ऑब्वियसली उसका जो रिटर्न होगा, अगर मैंने 90 पे ख़रीदा है, मुझे फ्यूचर में 100 मिलने वाला है, बीच बीच में 4 रुपीज़ भी मिलने वाले हैं, तो उसका यील्ड कितना हुआ, 4 से ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सीखा था कि अगर मेरा बॉन्ड डिस्काउंट, अगर मेरा YTM जो मेरा YTM है, कूपन रेट की बात नहीं कर रही, जो मेरा YTM एक्चुअल रिटर्न है वो मेरे कूपन से ज़्यादा है, मतलब मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू है वो मेरे फेस वैल्यू से कम है, अभी डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तभी तो मेरा रिटर्न कूपन रेट से भी ज़्यादा आएगा, ठीक है, अगर मैंने सस्ते में ख़रीदा होगा तो ही आएगा ना, ठीक है। तो ये क्या था, 90 पे ट्रेड हो रहा था, यानी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रखा था, तो आपका YTM क्या है, कूपन से ज़्यादा आया, ठीक है, तो ये वैलिडेट हो गया। अगर इसी केस में आपका प्रेजेंट वैल्यू है वो 110 होता, ठीक है, तो आपका ये यील्ड कितना होता, कूपन से कम आता, कंप्यूट करोगे यील्ड, तो ये कूपन से कम आया, 1.88 ही आया, ठीक है, तो वो वैलिडेट हो जाएगा आपका। सो इस तरीके से आप फिक्स्ड कूपन बॉन्ड्स का इम्प्लाइड रिटर्न निकालोगे। परपेचुअल बॉन्ड्स का इम्प्लाइड रिटर्न कैसे निकालोगे, ये आप फॉर्मूलाज को ही इन्वर्स करके निकाल सकते हो। परपेचुअल का फॉर्मूला क्या था कि आप जो भी PMT करोगे डिवाइडेड बाय आपका YTM, तो वो PV आएगा। अभी आपको क्या दे रखा है, PV दे रखा है, PMT आपको पता है, YTM निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे और इसको डिवाइड में ले आओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू PMT डिवाइडेड बाय PV, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सपोज़ ये क्वेश्चन में ये परपेचुअल बॉन्ड है, सपोज 5 ईयर की मेच्योरिटी, भूल जाओ वो कुछ नहीं है, ये परपेचुअल बॉन्ड है, तो आपका PMT कितना, आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो आपका PMT कितना था, 4 था, और आपका जो PV है वो कितना था, 90 था, 4 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, तो आपका रेट कितना हो गया, 4.44%, ठीक है, तो आपका जो रेट आया वो 4.44% है, फाइन। अब हम देख लेते हैं कि अमोर्टाइजिंग बॉन्ड का कैसे निकालोगे। अमोर्टाइजिंग बॉन्ड में सेम निकालोगे जैसे हमने फिक्स्ड कूपन में देखा कि आप PMT जितना भी आपका एनुअली पीरियडिकली आपको जितना भी इनफ्लो आ रहा है वो आप PMT में डालोगे, फ्यूचर वैल्यू में 0 डालोगे, प्रेजेंट वैल्यू जो आपको दे रखी है क्वेश्चन में वो डालोगे, पीरियड डाल दोगे और कंप्यूट कर दोगे I/Y, तो आपका YTM निकल जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ का इम्प्लाइड रिटर्न आप कैसे निकालोगे। ओके, सो इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, एग्जाम्पल नंबर 9, ये काफ़ी टिपिकल है, एक अच्छा क्वेश्चन है जो हम देख सकते हैं, थोड़ी इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। इम्प्लाइड रिटर्न का ही है और ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड है, ठीक है। सो अब इसमें क्या बोला है कि 2020 में ग्रीक गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए थे 7 साल के लिए, ठीक है, 2020 से लेकर 7 ईयर्स के बॉन्ड इशू किए थे। उसका फेस वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, फेस वैल्यू बोल लो 100 यूरोस था, ठीक है, और उसका एनुअल कूपन कितना था, 2%, यानी हर साल आपको 2 यूरोस का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी 2 ईयर्स लेटर, 2 साल हो गए हैं इसको इशू हुए, 2022 में आप सपोज 2 ईयर्स हो गए हैं, और आज के दिन एज ऑन 2 ईयर्स उसका प्राइस कितना है, 93.091, ठीक है।
तो आउट ऑफ द टोटल 7 ईयर्स 2 साल निकल गए हैं, अभी इसका प्राइस है 93.091। मैंने जब बॉन्ड खरीदा था तो 100 में खरीदा था, ठीक है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 2 साल हो गए हैं और अज्यूम करो कि इन 2 साल में मेरे को जो पीरियोडिक इंटरेस्ट मिला है 2 यूरोस का 2 बार, वो मैंने री इन्वेस्ट किया कोई ऐसे सोर्स में, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट में जो मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे, ये जो मेरे 2 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है उस पर मुझे 2% का रिटर्न दे रहा है। मतलब अगर इसमें क्या लिखा है कि इन्वेस्टर वॉज एबल टू री इन्वेस्ट पीरियोडिक इंटरेस्ट एट द ओरिजिनल YTM ऑफ 2%। ओरिजिनल YTM ऑफ 2% यानी क्या, मैंने ख़रीदा था 100 पे, उस टाइम पे उसका फेस वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू भी 100 था। तो हमने क्या देखा था, अगर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू सेम है तो आपका YTM किसके इक्वल आएगा, आपके कूपन रेट के इक्वल आएगा, ठीक है। इसलिए इन्होंने लिखा है कि मेरा उस ओरिजिनल YTM क्या था, 2% था। आज के दिन आप YTM निकालने जाओगे तो इसका अलग आएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट वैल्यू है जो 93.091 एज एन सेकेंड ईयर, वो अलग है उसके फ्यूचर वैल्यू से, ठीक है। बट उस टाइम पे तो मैंने सेम पे ख़रीदा है, तो उस टाइम पे एज ऑन ज़ीरो टाइम मेरा YTM कितना था, 2% था, विच वॉज इक्वल टू एनुअल कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने जो मेरा पीरियोडिक मुझे इंटरेस्ट मिले हैं वो भी मैंने री इन्वेस्ट किए हैं, मतलब मैंने लेके यूज़ नहीं कर दिए, मैंने उसको री इन्वेस्ट किया। जैसे हम बोलते हैं कि प्लाउ बैक कर देते हैं प्रॉफिट्स, तो हम प्रॉफिट आया उसको ऐसा नहीं कि मैंने विड्रॉ कर लिया, सपोज उसको मैंने वापस बिजनेस में डाल दिया। वो जो कॉन्सेप्ट है वही इधर है कि मेरे को जो इंटरेस्ट मिला उसको भी मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। कंपाउंडिंग में भी यही होता है, 100 उसके ऊपर 10%, 110 उसके ऊपर 10%, आप ऐसे ही करते हो, ठीक है। तो उसका अज्यूमिंग क्या है कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी री इन्वेस्ट होता जा रहा है, उसके ऊपर भी कंपाउंडिंग लग रहा है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इन शॉर्ट। तो इन्होंने वही किया है, 2 ईयर का रिटर्न है वो री इन्वेस्ट किया है, बट री इन्वेस्ट किस पे, कौन से रेट पे किया है, 2% की रेट पे किया है। यानी जहाँ पे उन्होंने री इन्वेस्ट किया है, जहाँ पे भी री इन्वेस्ट किया है वहाँ से उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, 2% रिटर्न मिल रहा है। तो अब हमको ये पूरे सिचुएशन का 2 साल का रिटर्न निकालना है कि एक्चुअल उसका रिटर्न कितना हुआ, ठीक है। तो अभी आप सोचोगे कि ये तो हम नॉर्मल ये फिक्स्ड कूपन बॉन्ड की तरह निकाल देते हैं कि हम फ्यूचर वैल्यू डालते हैं 93.091, प्रेजेंट वैल्यू 100 डाल देते हैं, PMT 2 डाल देते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स 2 डाल देते हैं, कंप्यूट कर देते हैं I/Y, तो आ जाएगा। तो देख लेते हैं आता है कि नहीं। 93.091 ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया, तो FV में डाल दिया। आपका PMT है 2, तो ये PMT में चला गया। प्रेजेंट वैल्यू है आपका 100 नेगेटिव में, तो ये PV में चला गया, और जो N है वो 2 ईयर्स है तो वो N में चला गया। कंप्यूट कर दोगे आप YTM, कितना आया, -1.48। देख लेते हैं मैच हो रहा है कि नहीं। इनका कितना है, -1.445। तो आंसर डिफरेंट है। तो ये क्यों डिफरेंट आया, क्योंकि एक ही रीज़न से डिफरेंट आया, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो पीरियोडिक इंटरेस्ट हमने री इन्वेस्ट किया है वो ओरिजिनल YTM ऑफ 2% पे री इन्वेस्ट किया है। जब हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं और YTM निकालते हैं, उसमें भी अजम्पशन है कि हम PMT को री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी यही अजम्पशन है। बट उसमें क्या अजम्पशन है कि जो री इन्वेस्ट हो रहा है, जो PMT मेरा जो री इन्वेस्ट हो रहा है वो कौन सी रेट पे री इन्वेस्ट हो रहा है, जो मेरा YTM निकला ना उसी रेट पे री इन्वेस्ट हो रहा है। YTM का मीनिंग ही क्या है, YTM का डेफिनेशन ही ये है कि ऐसा कौन सा रेट है जिस पे, जो YTM वो रेट है जिस पे आपके सारे कैश फ्लोज इंक्लूडिंग आपका री इन्वेस्टेड कैश फ्लोज, वो सारा वो ऐसे रेट से डिस्काउंट करता है ताकि आपका प्रेजेंट वैल्यू 0 आ जाए। वो चीज़ में YTM में एक अजम्पशन रहता है कि मैं जो री इन्वेस्टेड कैश फ्लोज है उसी को भी मैं अब सेम YTM पे ही डिस्काउंट कर रहा है। सारे कैश फ्लोज को ऐसा कौन सा एक रेट है, सिर्फ सिंगल रेट, जिससे सारे कैश फ्लोज आप डिस्काउंट करोगे तो वो प्रेजेंट उसका NPV 0 आ जाएगा, वही होता है YTM। तो YTM क्या अज्यूम करता है कि आप जो जितना भी आपका री इन्वेस्टमेंट तो अज्यूम करता है YTM, बट वो कौन से रेट पे अज्यूम करता है कि री इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो जो YTM निकला उसी रेट पे री इन्वेस्ट हुआ, वो अज्यूम करता है। बट इसमें क्या बोला है कि जो आपने री इन्वेस्ट किया है वो 2% पे री इन्वेस्ट किया है। मतलब मेरा YTM कितना निकला अभी, -1.48,
ठीक है। बट तो इसने कैलकुलेटर ने पीछे क्या अज्यूम कर लिया कि मेरा जो 2 रुपीज़ का मैंने PMT डाला था वो भी इसी रेट पे री इन्वेस्ट हुआ है, उसने वो अज्यूम कर लिया। बट नहीं, मैंने तो री इन्वेस्ट किया है वो 2% पे री इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकती इसके लिए। तो जब भी आपका री इन्वेस्टमेंट रेट अलग है, री इन्वेस्टमेंट का रेट आपको अलग दे रखा है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैन्युअल करना पड़ेगा। उसके लिए मॉडिफाइड IRR यूज़ होता है, जो एक्सेल में काफ़ी उसका फंक्शनैलिटी है, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। ये प्रोफेशनल में भी MIRR, मॉडिफाइड IRR को MIRR बोलते हैं, तो वो प्रोफेशनल में भी नहीं है। बट ठीक है, हम उसको छोटे से समझे तो हम इसको मैन्युअली कर सकते हैं। तो इन्होंने वही किया है, इन्होंने कैलकुलेट किया है मैन्युअली कि मेरे को रिटर्न कितना एट द एंड ऑफ 2 years मेरे हाथ में कितना आएगा। सपोज मैंने बेच दिया, कंसिडरिंग कि 2 years के बाद मैंने बेच दिया, तो कितना आएगा। पहले तो 93.091 उसका प्राइस चल रहा है 2 years बाद, तो उतने में बेच दूंगी बॉन्ड को, ठीक है। तो उतना तो आएगा ही मेरे पास, प्लस मैंने जो री इन्वेस्ट किया था वो भी आएगा, मेरे को जो इंटरेस्ट मिला था वो भी आएगा, और वो जो री इन्वेस्ट किया था वो भी आएगा। तो जो इंटरेस्ट मिला था, तो मुझे फर्स्ट में 2 euros मिले थे, ठीक है, और सेकेंड ईयर पे भी मुझे 2 euro मिले, प्लस 93.091 का भाव चल रहा है। तो मेरे को सेकेंड ईयर के एंड में क्या ये मिलेगा, मेरा फेस जो करंट प्राइस चल रहा है 93.091, प्लस मुझे ये इंटरेस्ट मिलेगा 2 वाला, प्लस मुझे फर्स्ट ईयर में जो 2 रुपीज़ मिले थे वो मिलेगा, प्लस फर्स्ट ईयर में जो 2 रुपीज़ मिला था उसको मैंने 1 साल के उसको मैंने री इन्वेस्ट किया कितने 2% पे, और वो कितने ईयर के लिए किया, 1 year के लिए, ठीक है। तो वो है वो भी मिलेगा मुझे री इन्वेस्टमेंट का गेन। तो इन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट ईयर वाला 2 रुपये है उसको इंटू 1.02 कर दिया, यानी 2 रुपीज़ तो मिला, प्लस इसको मैंने री इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे इसके ऊपर और 2% मिला, तो इंटू 2%, तो 0.04 और मिला, और मेरे को 2 ओरिजिनल वाला मैंने प्लस कर दिया। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था उसमें मेरे को 2 रुपीज़ ओरिजिनल मिला, प्लस मैंने उसको री इन्वेस्ट किया, तो इतना 0.04 एक्स्ट्रा मिला मुझे, ठीक है। तो इतना मुझे टोटल मिला, प्लस सेकेंड ईयर में मुझे 2 रुपीज़ और मिले थे, प्लस 2 प्लस 93.091 ये भी मुझे मिला। तो मेरा टोटल मुझे इनफ्लो कितना हुआ सेकेंड ईयर के एंड में, नोशनल इनफ्लो बोल लो या तो जो भी बोल लो, 97.13, इनका भी वही आया 97.13, ठीक है। अब ये लोग क्या कर लेंगे, नॉर्मल आपका रिटर्न जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो आपका फॉर्मूला कैसे होता है, PV इंटू 1 प्लस R/T इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू, यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इसमें से आपको R निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको नीचे ले जाओगे और ये रह गया। अभी ये जो आपका पावर में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है। तो आप इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हो कि फेयर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय PV √T भी लिख सकते हो, या तो उसको रेस टू 1/T भी कर सकते हो। तो आपका इधर क्या बचेगा, 1 + R इक्वल्स टू FV बाई PV रेस टू 1/T, और 1 आप इधर ले जाओगे, आपको R को आइसोलेट करना है, तो 1 आप इधर ले जाओगे -1। तो इन्होंने वही किया है, फ्यूचर वैल्यू 97.13 था, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू 100 था, T कितना था आपका 2, तो इन्होंने 1/2 कर दिया, -1 कर दिया, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 1.445%, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि आपका जो री इन्वेस्टमेंट का रेट है वो आपका एक सेपरेट री इन्वेस्टमेंट के रेट को सेपरेटली दे रखा है कि इस रेट पे री इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप ये वाले फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। बिकॉज ये वाले फंक्शंस में जब आप I/Y कैलकुलेट करते हो तो वो क्या अज्यूम करता है कि जो मैंने री इन्वेस्टमेंट किया मेरे PMT का, वो भी मैंने इसी YTM पे किया, ठीक है। जबकि वो आंसर वो चीज़ गलत है, आपको दे रखा है कि एक सेपरेट रेट है जिस पे मैंने री इन्वेस्ट किया है, तो फिर आपको वो कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये था ये एग्जांपल, ये एक टिपिकल एग्जांपल था, मैं कंफ्यूज हो गई थी उस टाइम पे, इसलिए आई थॉट कि मैं समझा दूँ। ओके, सो दिस वाज इम्प्लाइड रिटर्न फॉर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। सो अब हम आते हैं इम्प्लाइड रिटर्न ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। सो LOS में क्या था, इम्प्लाइड रिटर्न, LOS में क्या था, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे एंड ग्रोथ पे निकालोगे। सो हम देख लेते हैं कि इसका कैसे होगा।
सो हमने पार्ट 2 में देखा था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। सो 2 टाइप के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे थे उस टाइम पे। एक तो हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर्स और एक हमने देखा था कॉमन इक्विटी, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैसे थे, परपेचुअल बॉन्ड जैसे ही थे प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपने डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर दिया था और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला था। कॉमन इक्विटी में क्या था, हमने 3 मॉडल्स बनाए थे। एक कांस्टेंट डिविडेंड है जो प्रेफरेंस के इक्वली था, प्रेफरेंस जैसा ही था, डिविडेंड ऑन इक्विटी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल बनाया था एक, इसमें क्या था, जो डिविडेंड का ग्रोथ परसेंटेज था वो कांस्टेंट था। तो हमने क्या किया था, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, सेम यही फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में से जी माइनस कर दिया था क्योंकि ये इतना टोटल रिटर्न में से इतना जो ग्रोथ, इतना जो रिटर्न है वो तो आपको ग्रोथ में से ही मिल रहा है, ठीक है। और थर्ड हमने बनाया था मल्टी स्टेज, कि आपका स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में ग्रोथ रेट अलग है और बाद में जाके कांस्टेंट ग्रोथ रेट हो जाता है। तो आपका इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हमने ये सीखा था। अब हम देख लेते हैं कि इसका आप इम्प्लाइड रिटर्न कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मॉड्यूल में क्या दे रखा है, जो हमने ये वाली फॉर्मूला देखी थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी करने के लिए यही है मोटा मोटा फॉर्मूला, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें से आपको सपोज इम्प्लाइड रिटर्न निकालना है। ये फॉर्मूला आपको क्या देता है, प्रेजेंट वैल्यू देता है, प्रेजेंट वैल्यू देता है, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो अगर इसमें से मुझे इम्प्लाइड रिटर्न मतलब क्या, मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो क्या था, KE था। तो इस चीज़ में से मेरे को प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, ग्रोथ दे रखा है, तो मैं KE निकाल सकती हूँ कि नहीं, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस जी है, ठीक है। इसमें से आपको KE निकालना है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो KE माइनस जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D1 डिवाइडेड बाई PV नीचे आ गया, इसको मुझे आइसोलेट करना है। तो KE इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई PV, जी इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस जी। तो ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हो गया कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड बाय प्रेजेंट वैल्यू प्लस ग्रोथ, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये क्या, ये चीज़ क्या बन गई, D1 डिवाइडेड बाय PV, मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाय आज की वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे, वो रेशियो, अगर याद हो आपने, हमने पढ़े थे रेशियोज़, तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब सपोज मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 5 रुपये और आज उस शेयर का भाव चल रहा है सपोज 50 रुपीज़, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे, 5 डिवाइडेड बाय 50। डिविडेंड यील्ड, करंट प्राइस के कंपेयर में जितना डिविडेंड आ रहा है उसको आप क्या बोलते हो, डिविडेंड यील्ड बोलते हो। तो ये 10% का यील्ड है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड। तो आप क्या बोल सकते हो कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट, उसके बराबर है। तो इसमें यही लिखा है, इफ़ वी अज्यूम दैट स्टॉक्स डिविडेंड ग्रोज एट अ कॉन्स्टेंट रेट इन परपेचुइटी, जो हमारा ये अजम्पशन था, ये वाले मॉडल में, कॉन्स्टेंट ग्रोथ वाले मॉडल में क्या अजम्पशन था कि ग्रोथ परपेचुअली कांस्टेंट ग्रोथ रेट रहेगा, तब जाके ये फॉर्मूला थी। तो इसी फॉर्मूला से आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाला है, तो अजम्पशन तो वही रहेगा। सो अज्यूमिंग दैट स्टॉक्स डिविडेंड इज ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट इन परपेचुइटी, द स्टॉक्स इम्प्लाइड रिटर्न यानी KE इज इक्वल टू इट्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड प्लस द कांस्टेंट ग्रोथ रेट। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड तो समझ में आ गया कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू प्लस द कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तो अब इन्होंने एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड क्यों लिखा है, एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूला में क्या था, D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी था और प्रेजेंट वैल्यू 0 टाइम का आ रहा है। मतलब क्या है, D1 मतलब क्या, जो चीज़ अब जो डिविडेंड मिलने वाला है फ्यूचर में, अभी तक मिला नहीं है, पेड नहीं है, वो मिलेगा। D0 नहीं यूज़ करते, D1 यूज़ करते हैं, मतलब वो एक्सपेक्टेड है कि इतना डिविडेंड मिलेगा, D1। तो इसमें भी आपका क्या हुआ, ये सब इधर उधर लेके गए तो D1 डिवाइडेड बाय PV हुआ। इसलिए हम अगर करंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस करती हूँ तो उसको बोलेंगे कि करंट डिविडेंड यील्ड है ये मेरा। बट मैं फ्यूचर वाला डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कर रही हूँ तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड प्लस कांस्टेंट मेरा जो ग्रोथ रेट था वो, तो आपका KE को इम्प्लाइड रिटर्न का ये फॉर्मूला हो गया कि डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है।
तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, या तो रूट वाला ये फॉर्मूला याद रखो, उससे भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब इम्प्लाइड ग्रोथ निकालना है मुझे, तो इम्प्लाइड ग्रोथ भी इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, ये दे रखा होगा के और आपको ये निकालना है, तो भी सिमिलर आप इसको इधर लेके जाओगे, के माइनस जी इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई PV 0, और आपको जी आइसोलेट करना है, तो ये पूरा इधर आ जाएगा, जी इधर चला जाएगा, ये माइनस में है, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जी आइसोलेट हो गया, और ये प्लस है तो ये इधर माइनस हो जाएगा, D1 डिवाइड बाई P0। तो आपका ग्रोथ रेट का फॉर्मूला कितना आया, जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इम्प्लाइड रिटर्न है माइनस डिविडेंड यील्ड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड, तो वो आपका ग्रोथ रेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सो इसमें वही लिखा है, इफ़ अ स्टॉक्स नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज नोन, यानी D1 अगर पता है तो वी कैन कैलकुलेट इम्प्लाइड ग्रोथ बाय डिडक्टिंग इट्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड फ्रॉम इट्स रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी के में से आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड माइनस कर दो तो आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट आ जाएगा। ठीक है, इसी के इन्होंने सम्स दिए हैं, जो और कुछ नहीं है बल्कि वही है कि शेयर प्राइस मेरा आज ट्रेड कर रहा है 63 पे, यानी आपका ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। एनुअलाइज्ड एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, मतलब ये D1 है तो आपका इतना एक्सपेक्टेड है, D1 1.76 है। अभी ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर मेरा 4% डिविडेंड कॉन्स्टेंटली ग्रो होएगा, ऐसा कोको कोला का एनालिस्ट का अजम्पशन है कि 4% इनडेफिनेटली इनफाइनाइटली ग्रो होगा। ठीक है, डिविडेंड, तो रिक्वायर्ड रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करोगे, PV इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई KE माइनस जी। PV आपको 63 दे रखा है, डिविडेंड आपको 1.76 दे रखा है, डिवाइडेड बाई KE ढूंढना है, तो KE माइनस जी कितना है 4%, तो आप KE निकाल लो तो इतना ही आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, इसको कैलसी पे कर लेते, KE निकालना है आपको, तो इसको आप कैसे करोगे, 1.76 डिवाइडेड बाई 63। ठीक है, और ये जो 4+4 करना है अब मेरे को इसमें, तो 4% क्या है, 4 क्या है वो परसेंटेज में है, तो मुझे इसको भी परसेंटेज में करना पड़ेगा, इंटू 100 इंटू 100 प्लस 4, तो कितना आ गया मेरा KE 6.79%। इनका भी उतना ही आया है 6.79, इसको इंटू 100 करेंगे तो वही आएगा 6.79%, इन्होंने डेसिमल में लिखा है। सिमिलरली इसमें क्या दिया है आपका, ग्रोथ दे रखा है, KE दे रखा है, आपको ग्रोथ निकालना है। ठीक है, तो वो भी उसी फार्मूला से निकल जाएगा। अब इसमें इन्होंने बताया है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का कॉन्सेप्ट, सो इसको बोल देंगे PE रेशियो। PE रेशियो सुना होगा आप लोगों ने, प्राइस टू अर्निंग्स, यानी प्राइस जो आपका अभी चल रहा है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, जो EPS बोलते हैं, प्राइस ऑफ स्टॉक, प्राइस ऑफ पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, उसको बोलेंगे PE रेशियो। उसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरा जो शेयर है वो 10 रुपये का अर्न कर रहा है, 10 रुपीज़ अर्न कर रहा है, मेरे को वो वाला शेयर ख़रीदना है जो 10 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो मैं कितना टाइम्स दे रही हूँ, तो उसको बोलते हैं PE रेशियो। सपोज़ वो 10 रुपीज़ अर्न करने वाला जो शेयर है वो ट्रेड हो रहा है मार्केट में अभी 20 रुपीज़ में, तो 20 डिवाइड बाई 10 करो, 2 आएगा, मतलब मैं वो 10 रुपये अर्न करने वाले शेयर को ख़रीदने के लिए मैं 2 गुना दे रही हूँ, मैं उसकी अर्निंग्स का 2 गुना प्राइस पे करने को रेडी हूँ, 20 रुपीज़ में शेयर ख़रीदने को रेडी हूँ। उसको बोलते हैं PE रेशियो, कि मैं अर्निंग्स के कितने टाइम जो शेयर अर्न कर रहा है उसके कितना टाइम्स देने को रेडी हूँ उसको परचेस करने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं PE रेशियो। अभी इन्होंने क्या बोला है कि इसी फॉर्मूला में ये जो था PV इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई KE माइनस जी, इसी फॉर्मूला से इन्होंने इसमें PE रेशियो इनकॉर्पोरेट किया है। तो वो कैसे किया है, तो आपका ये फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई KE माइनस जी। ठीक है, अभी PV क्या होता है, PE रेशियो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। ये क्या है मेरा प्रेजेंट वैल्यू, इसमें मैं डिवाइड बाय E कर दूंगी तो PE रेशियो हो जाएगा ये। तो अगर मैं इधर डिवाइड बाय E कर रही हूँ, ठीक है, इधर मैंने डिवाइड बाय E किया, तो ये तो पूरा मैट्रिक ही ख़राब हो गया, ये तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे इसको भी डिवाइड बाय E करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है, अभी मैं इधर डिवाइड बाय 3 कर देती हूँ,
तो क्या ये इक्वालिटी रहेगी? ये इक्वालिटी नहीं रहेगी। वो तभी वापस आएगी जब मैं इसको भी डिवाइड बाय 3 कर दूंगी। मैं दोनों साइड में जो भी मैं फंक्शन डाल रही हूँ इसमें, चाहे मैं मल्टीप्लाई करके 2 करूँ तो भी इक्वालिटी नहीं रहेगी। तो जो भी मैं फंक्शन जिसके साथ कर रही हूँ, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, वो मैं अगर सामने भी करूँ सेम, तो ही वो इक्वालिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको डिवाइड बाई ई किया, इक्वालिटी रखने के लिए मुझे इस पूरे को भी डिवाइड बाई ई करना पड़ेगा। तो इस पूरे को भी डिवाइड बाई ई करो। अभी कोई चीज़, सपोज आपका 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 करूँ मैं, या तो मैं 10 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 करूँ, कोई डिफरेंस है? नहीं है। देख लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 1.666 आया। अभी उल्टा कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 1.66, सेम आंसर आता है। तो अब इसको भी कैसे लिख सकते हो आप? ये भी वही है, 10 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 समझो इसको। तो इसको आप और कैसे अरेंज कर सकते हो? तो ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको, कि D1 डिवाइड बाई ई डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी, ऐसा भी लिख सकते हो, तो भी सेम ही रहेगा। तो इन्होंने वही कर दिया। तो आपका फॉर्मूला क्या बना? PE रेशियो इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई ई। D1 डिवाइड बाई ई क्या होता है? इसका मीनिंग क्या हो गया कि 5 रुपीज़ का मैंने डिविडेंड दिया इस शेयर पे, और वो शेयर अर्न कितना कर रहा है, उसकी EPS कितना है वो शेयर का, सपोज 15 है, तो आपका ये रेशियो को क्या बोलेंगे? 5/15 जो आया, 0.33 आया। मतलब इसका डिविडेंड पे आउट, जब डिविडेंड अर्निंग्स पर शेयर के कंपेयर में है तो उसको बोलेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो। और जहाँ ऊपर देखा था हमने डिविडेंड था, वो प्रेजेंट वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में कितना डिविडेंड आ रहा है, वो रेशियो को बोलेंगे डिविडेंड यील्ड। इसको बोलेंगे डिविडेंड यील्ड रेशियो, और इसको बोलेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। तो आपका पीई रेशियो का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। अब इसमें क्या है? D1 है ये, तो आपका जो अर्निंग्स है वो भी अर्निंग्स में 1 वाली लूँगी। ठीक है, मैं जो अर्निंग से डिवाइड कर रही हूँ वो भी मैं फ्यूचर अर्निंग से डिवाइड कर रही हूँ। तो ये D1 E1 तो ये क्या आया मेरा? जैसे हमने देखा था ये D1 डिवाइड बाई PV था, तो ये फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड रेशियो था। जो भी चीज़ आप फ्यूचर की एक्सपेक्ट करके लिख रहे हो वो फॉरवर्ड या तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड आ गया, तो ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड था। इसमें भी क्या हुआ? ये PV डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है। तो ये PE रेशियो को क्या बोलेंगे हम? करंट PE रेशियो नहीं है ये। करंट PE रेशियो क्या आता है कि करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय करंट EPS। ये क्या है? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय फ्यूचर EPS। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड PE रेशियो। तो इन्होंने वही लिखा है, फॉरवर्ड PE रेशियो और रेशियो ऑफ इट्स शेयर प्राइस टू एन एस्टीमेट ऑफ इट्स नेक्स्ट पीरियड अर्निंग्स पर शेयर इज कॉमनली यूज्ड। तो आपका एस्टीमेट ऑफ इट्स नेक्स्ट पीरियड अर्निंग, इसलिए E1 से हमने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय E1। तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड PE रेशियो का फॉर्मूला आपके पास आ गया। फॉरवर्ड PE रेशियो इक्वल्स टू PV डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड अर्निंग्स इक्वल्स टू डिविडेंड पे आउट रेशियो डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। तो आपको कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं सम में से कि आपको फॉरवर्ड PE दे दिया है और आपको इन तीनों चारों में से कोई एक वैल्यू दे दी है और आपको चौथी वैल्यू निकालनी है, या तो ये दे रखा है और आप ये दोनों दे रखे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो दे रखा है, KE और G दे रखे हैं, और आपको फॉरवर्ड PE रेशियो निकालना है, तो वो भी आप इजीली इसमें से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन भी है। ये जो स्टॉक है कोको कोला का, वो ट्रेड कर रहा है एट अ फॉरवर्ड PE रेशियो ऑफ 28। फॉरवर्ड PE रेशियो ऑफ 28। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी D1 डिवाइड बाई E1, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, वो कितना है? 70% है। एंड एनालिस्ट बिलीव दैट इट्स डिविडेंड विल ग्रो एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 4% पर ईयर। 4% पर ईयर से वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो आपका G कितना आ गया? 4। अभी इसका रिक्वायर्ड रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो रिक्वायर्ड रिटर्न आपके पास फॉरवर्ड PE दे रखा है, 28 का दे रखा है फॉरवर्ड PE। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट दे रखा है, मतलब D1 डिवाइड बाई E1 दे रखा है, वो कितना दे रखा है? परसेंटेज में दिया है, तो आप 0.7 लिखोगे, 70% है। KE आपको ढूंढना है और G आपका कितना है? 4% है, तो माइनस, इसको भी मैं डेसिमल में लिख देती हूँ, 0.04। ठीक है,
0.4 और ये कितना था 70% था तो 0.7। अब इसमें से के ही निकल सकता है, आराम से निकल जाएगा। 0.7 को 0.7 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 0.04 प्लस 0.04, अब इसको इंटू करना है, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में करने के लिए, तो आपका के ई कितना निकल गया 6.5 पर निकल गया। तो इनका भी के ई उतना आया है 6.5%। ठीक है, तो इस हिसाब से आप फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से भी इम्प्लाइड रिटर्न एंड ग्रोथ निकाल सकते हो इक्विटी का। ये पीछे वही आप एग्जाम्पल्स है, आप गो थ्रू कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा लर्निंग आउटकम 2 कंप्लीट हो गया, इम्प्लाइड रिटर्न एंड इम्प्लाइड ग्रोथ रेट एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू।